हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। तो अभी तक मतलब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उसमें हम लोग दो टाइप की रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। और आज जो हम लोग जिस टाइप की रिएक्शंस को पढ़ेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी एक हाईली मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बोलूँगा कि इस वाली स्पेशली इस वाली मतलब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, इन दोनों को पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था बेसिक्स ऑफ साइंस के नाम से, या फिर 9th रिवीजन के नाम से। तो उसमें जो सेकंड लेक्चर है जिसमें मैंने आयंस के बारे में पढ़ाया है और आयंस की लिस्ट दी है पूरी, आयंस का नेम क्या है, कौन सा आयन पॉजिटिव बनाता है, कौन सा आयन निगेटिव बनाता है, उनके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 +2 +3 या -1 -2 -3, इस तरह की चीज़ें मैंने उस वाले लेक्चर में आप लोगों को समझाई हैं। तो आज के लेक्चर में उन चीज़ों का बहुत ही हैविली यूज़ होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि उस वाले लेक्चर को देख कर ही इसे कंटिन्यू करें, तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब इस डिस्क्लेमर के बाद शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो क्या होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? सबसे पहले इनकी डेफिनेशन से ही देखते हैं। Those reactions in which one element takes place of another element in a मतलब एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट की मतलब उस एलिमेंट को रिप्लेस करके दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। ये बोल रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं, उसे डिस्प्लेस कर देगा बेसिकली। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेंगे, इसीलिए इसका नाम हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि डेफिनेशन से हो सकता है इतना ज़्यादा समझ में ना आए, डेफिनेशन तो रटने की चीज़ है, बट समझने के लिए जैसा कि हमें एग्जाम्पल्स की नीड होती है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, और इसका क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। और हमने इसमें एक जिंक का Zn यानी कि सॉलिड Zn मेटल का, जिंक मेटल का टुकड़ा डाल दिया एक्वस सोल्यूशन में। अब मुझे ये बताओ, ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है इसका कलर क्या होता है? ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ पहले भी। और हमारे पास जो रिजल्ट में आएगा वो क्या आएगा, ZnSO4 एक्वस में प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? जो कॉपर सल्फेट है हमारे पास, इसका कलर क्या होता है? कोई बता सकता है इसका कलर क्या होता है? मैं इतना, मेरा चेहरा इतना ज़्यादा चमक क्यों रहा है यार? अभी भी चमक आ रही है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का होता है। तो ये हमारा क्या है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जैसा कि मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, हर एक कंपाउंड, हर एक एलिमेंट की मतलब हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। उसका कलर, उसका कॉमन नेम, केमिकल नेम और अदर भी कोई कैरेक्टरिस्टिक दी गई है तो वो सब इंपॉर्टेंट है, और इवन कलर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर का, और इसीलिए ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। इसमें हम लोगों ने जिंक मेटल डाल दिया, जिंक मेटल डालने के बाद हमारे सामने ये बन गया। और ये जो नया जो मतलब ZnSO4 बना है, मतलब जिंक सल्फेट जो बना है, उसका कलर होता है ये कलरलेस होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होगा। ये क्या होगा, कलरलेस। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आ जाता है, ठीक है भैया, आपने कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लिया और उसमें हम लोगों ने जिंक मेटल डाल दिया और ये पूरी रिएक्शन हो गई। पर अभी तक हम लोगों ने दो टाइप की जो रिएक्शंस पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, उनमें क्या हो रहा था, दो कंपाउंड रहते थे कॉम्बिनेशन में, दोनों मिलकर एक तीसरा कंपाउंड बना लेते थे।
ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आती है। और उसके बाद हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी थी, उसमें एक कंपाउंड होता था वो ब्रेक डाउन हो जाता था मतलब छोटे छोटे कंपाउंड्स में, वो भी हमें समझ में आता है। पर यहाँ पे देखो हमारे पास कॉपर सल्फेट एक अलग कंपाउंड है और जिंक एक अलग मेटल है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, मतलब कि ये दोनों सही तो था, कॉपर सल्फेट भी पहले से भी सही था और जिंक भी पहले से ही सही था, तो मतलब ये रिएक्शन हुई क्यों, सवाल ये आ जाता है। तो इस सवाल का जवाब होता है कि स्टेबिलिटी के वजह से और रिएक्टिविटी के वजह से, दोनों चीज़ें मतलब ऐसा होता है, जो एलिमेंट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, और जितना कम स्टेबल होगा, जो एलिमेंट जितना कम स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स में होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आगे क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमारे लिए रिएक्टिविटी जो चीज़ है, अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, जो कॉपर सल्फेट है ये देखो, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ एकदम मतलब सही से रह रहे थे, दोनों लोगों की लाइफ बिल्कुल खुश चल रही थी। तो अब जिंक आ गया, जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को हटा दिया और खुद सल्फ़र के साथ जुड़ गया, सॉरी सल्फेट के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये जिंक सल्फेट बन गया और ये हमारा कॉपर मेटल अलग हो गया। अब क्या सीन है ना, इन सारी रिएक्शंस को होने के लिए रिएक्टिविटी की ज़रूरत होती है, और जो इस वाली रिएक्शन में जिंक जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, मतलब कॉपर को हटा देता है और खुद सल्फेट आयन से जुड़ जाता है। अब मैं तुम्हें मतलब थोड़ा रियल लाइफ से समझाता हूँ, जैसे कि कॉपर है, ये दोनों कपल लोग थे, अपने आराम से साथ में रह रहे थे, ठीक है, इन दोनों का रिलेशनशिप मस्त चल रहा था। अब एक थर्ड पर्सन आता है जिंक, जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा पैसे वाला है, उसके पास ज़्यादा फेम है, जो भी चीज़ है, मतलब ऐसा है कि जो सल्फेट आयन है वो जिंक के साथ ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करता है, मतलब उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होती है, तो इसीलिए उसने फिर भाई कॉपर को छोड़ दिया और जिंक के साथ चला गया। बात समझ में आई, इसीलिए तो ये सिस्टम हो रहा है हमारे पास। जो जिंक है, मुद्दे की बात, जो केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, मजाक को साइड करो, अगर मुद्दे की बात करें तो जिंक जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लिख भी देता हूँ, चलो लाइन डाल देता हूँ, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मतलब जो सल्फेट आयन है वो जिंक के साथ ज़्यादा स्टेबल रहेगा कॉपर से, बस ऐसा समझ लो, ठीक है। अब और रिएक्शन देखते हैं इसकी, मतलब और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने कॉपर सल्फेट लिया था, फिर से कॉपर सल्फेट को ही लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है, और पिछली बार हम लोगों ने जिंक मेटल लिया था, इस बार मैग्नीशियम लेते हैं। इस बार हम लोगों ने मैग्नीशियम का एक टुकड़ा डाल दिया, क्योंकि मेटल है तो सॉलिड होगा ही। अब क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर मेटल, ये एक्वस है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, जो मैग्नीशियम मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जो सल्फेट आयन है वो मतलब ज़्यादा स्टेबल रहेगा मैग्नीशियम के साथ, इसीलिए उसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और खुद मैग्नीशियम से जुड़ गया, ठीक है। तो ये सिस्टम हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में यही होता है, जो एलिमेंट्स होंगे वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे। देखो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बस इसीलिए ZnSO4 बन गया, और ये कलरलेस था। इस वाले ये तो पता ही है, कॉपर सल्फेट भी ब्लू कलर का होता है, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो भी कलरलेस होता है। अब मैं कलरलेस को सिर्फ ऐसा C और L से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर दे रहा हूँ, Cl को समझ लेना, कलरलेस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम ने कॉपर को भी रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं इसकी NCERT एक्टिविटी पे, जो NCERT एक्टिविटी दी गई है, जो कि है हमारी अगली 1.9 एक्टिविटी पे आते हैं। इसे मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ, ठीक है। इस वाली एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, एक सेकंड में, ठीक है हाईलाइटर ले लेता हूँ। ये देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन भरा है, और ये एक आयरन नेल, लोहे की कील है हमारे पास, ठीक है। अब ब्लू कलर का सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या था, कॉपर सल्फेट। ये क्या है हमारे पास, दिस इज CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है, और ये हमारे पास क्या है, आयरन, ये हमारे पास है आयरन Fe, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी वालों ने बोला एक्टिविटी में कि आपको आयरन नेल लेनी है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है और इस आयरन नेल को इस वाले सोल्यूशन में डिप कर देना है, मतलब कि इसके सोल्यूशन के अंदर डाल देना है, ठीक है, और इससे 20 मिनट तक डले रहना है। तो ये देखो हम लोगों ने इस वाली नेल को इस वाले सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। अगर तुम लोगों को सही से दिख रहा हो, ये देखो ये नेल जो है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, फॉर 20 मिनट्स। हमें 20 मिनट के लिए इसमें ये कील को डाल देना है। अब वो मीम नहीं आता है 20 मिनट्स लेटर, उस तरह का मीम, वही वाला मीम एकदम 20 मिनट्स लेटर के बाद अब क्या हुआ वो देखते हैं। तो 20 मिनट के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने इस नेल को बाहर निकाला। अब देखो इस नेल का भी कलर चेंज हो गया है और इस सॉल्यूशन का भी कलर चेंज हो गया है, दोनों का कलर चेंज हो गया है। देखोगे तुम इस नेल का भी कलर चेंज है और सॉल्यूशन का भी कलर, दोनों का सॉल्यूशन का भी कलर चेंज है, दोनों का कलर चेंज हो गया है। और अगर तुम सही से देखोगे तो इसके बॉटम में ये देखो एक पाउडर जैसा थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, ये हो गया है। तो एनसीईआरटी वालों ने यही बोला कि जो नेल है हमको इसको में डिप करके रखनी है 20 मिनट्स के लिए, और 20 मिनट्स के बाद हमें ऑब्जर्वेशंस में बताना है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हुई। तो पहली चीज़ तो हमें यही ऑब्जर्व हुई कि नेल का भी कलर चेंज हो गया है, इसके ऊपर ब्राउन कलर आ गया है, और हमारा जो सोल्यूशन था ब्लू कलर का उसका भी कलर चेंज हो गया और हल्का हल्का सा ग्रीन कलर का हो गया है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किधर लिखता हूँ, इधर देखते हैं। हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट था, CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था, हमने इसमें आयरन डाल दिया Fe। ये सॉलिड, मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओ, ये एक्वस है और ये सॉलिड है, ठीक है। अब आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन ने क्या किया, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो क्या बना हमारे सामने, FeSO4 प्लस कॉपर मेटल। तो जो सीन क्या है हमारे सामने, ये जो FeSO4 है, जो फेरस सल्फेट बना, हम लोगों ने कल पढ़ा था FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट, और इसका कलर क्या था। कल हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें मैंने तुम्हें इसका कलर बताया था, ये ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए ये जो सॉल्यूशन बना है ये एक्वस है, तो इसका कलर देखो तुम थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का है। ये बना है हमारे पास फेरस सल्फेट, ठीक है। और इधर जो है ये कॉपर है, इस जो आयरन नेल है इसके ऊपर भी कॉपर की एक लेयर लग गई है, और इसके अंदर जो छोटा छोटा सा इकट्ठा हो गया है ये भी कॉपर मेटल ही इकट्ठा हुआ है, ठीक है। तो ये थी एनसीईआरटी की एक्टिविटी। वो तुमसे पूछेंगे कि कलर मतलब कि इस तरह से सवाल करेंगे कि उन्होंने बोल दिया कि हम लोगों ने एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के, ऐसा बोल देंगे ब्लू कलर का एक कंपाउंड है उसमें डिप कर दिया, और उसकी एक दो और प्रॉपर्टी बता देंगे जिससे तुम डिस्कवर कर पाओ कि कॉपर सल्फेट की बात हो रही है। कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया और 20 मिनट तक हम लोगों ने उस नेल को उसमें डिप करके रखा, और उसके बाद फिर हमने नेल को बाहर निकाला। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो सबसे पहले तो कलर ही चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश सॉल्यूशन। ये ग्रीनिश सॉल्यूशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फेरस सल्फेट बन गया है, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। ये जो आयरन नेल है ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। ब्राउन कलर की क्यों हो जाएगी, बिकॉज लेयर ऑफ, मतलब कि इसके ऊपर लेयर आ जाएगी कॉपर की, उसे तुम अपने नोट्स में लगा के लिख लेना। इधर रुको मैं, बिकॉज लेयर ऑफ कॉपर, आई थिंक दिख रहा होगा या दिख जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ कॉपर, इस आयरन नेल के ऊपर कॉपर की लेयर आ गई है, ठीक है, इसीलिए ये कॉपर के कलर में हो गई है, ब्राउन, रेड ब्राउन कलर की, या ब्राउन कलर बोल दो, जो भी, ठीक है। तो बस यही एक्टिविटी थी और हम लोगों को कुछ भी नहीं करना था। अब हम लोग इसकी रिस्पेक्ट, वैसे तो बैलेंस, मतलब वैसे तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख ही ली है, यही इक्वेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो दोबारा लिख देता हूँ फटाफट से। हम लोगों ने लिया था कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस हम लोगों ने आयरन लिया था, ये क्या बन गया था, FeSO4 प्लस ये हमारे सामने बन गया था कॉपर मेटल, ठीक है। मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, हम लोगों ने पीछे लिखी है, बस यही इक्वेशन है, समझ जाना इसमें। अब कल मैं जब देख रहा था ना, मैं इन सारी चीज़ों को मतलब पूरा सिस्टम बना रहा था, इसके नोट्स वगैरह तैयार कर रहा था पढ़ाने के लिए, पूरा PPT वगैरह, तब मुझे एक बहुत ही अच्छा मीम मिला, तो मैंने कहा कि मैं इसे लेके ज़रूर जाऊँगा। और जिन लोगों को अभी तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में समझ में नहीं आया है, ये उस मीम को देखते ही समझ जाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे वर्क करती है।
तो आओ देखते हैं, ये देखो भाई मुझे इतनी हंसी आई ना इसे देख के, मैं बता नहीं सकता हूँ। ओके ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें थोड़ा इसे और रुक जाओ, मैं इसे थोड़ा और बड़ा करके सही से दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारा कॉपर सल्फेट और ये था हमारा आयरन। अब आयरन के आने से क्या हुआ, FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर उधर बेचारा अकेला रह गया। अब समझ गए हो तुम ये रिएक्शंस कैसे वर्क करती हैं, समझ गए हो? ठीक है, सॉरी सलमान भाई यार, बच्चों को समझाने के लिए यार थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ गया, बट कोई ना। तो अब समझ ही गए होगा, ये मीम देख के तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे वर्क करती हैं। तो अब ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे सामने और भी रिएक्शंस हैं। बेसिक मुद्दा तो समझ ही गए होंगे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और खुद मतलब उस वाले आयन से जो अटैच हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमारे पास है CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है, ये हमारे पास है कॉपर क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। और ये है Pb लेड। हम लोगों ने लेड जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बेचारा, मैंने ये रिएक्शन देखी, सबसे ज़्यादा अन्याय कॉपर के ही साथ हो रहा है। हर एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस करे दे रहा है। बस एक एलिमेंट ऐसा है जिसे कॉपर ने डिस्प्लेस किया है, नहीं तो ज़्यादातर सारे एलिमेंट्स कॉपर को ही डिस्प्लेस कर देते हैं। और ये जो रिएक्टिविटी है ना, अभी हमारा जो 3rd चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। उसमें हम जानेंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो अभी के लिए तुम लोग रिएक्शंस में बस इतना समझ लो कि ये जो हमारा लेड है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सिल्वर को छोड़ के, गोल्ड को छोड़ के। जब इनके साथ रिएक्शन होगी तब कॉपर इनको डिस्प्लेस कर देगा, नहीं तो मोस्टली मेटल सब इनको ही डिस्प्लेस करते हैं। तो अब ये देखो लेड है, लेड जो मेटल था हम लोगों ने इसे कॉपर, ये हमारे पास कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन था। और ये देखो इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। कलर्स इंपॉर्टेंट हैं, लिखते जाना। जैसे मैं बता रहा हूँ कॉपर क्लोराइड, इसका कलर ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है और ये लेड के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारे पास क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड बनाएगा। हमारे पास लेड क्लोराइड बन गया। अब इसका देखो यहाँ पे कलरलेस लिखा हुआ है, ये लेड क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बनेगा वो कलरलेस होगा और कॉपर मेटल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब देखते हैं और रिएक्शन को। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये देखो हमारे पास अभी ये वाली रिएक्शन देखो, इसमें थोड़ा सा जस्टिफिकेशन हुआ है बेचारे कॉपर के साथ। इसमें हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट दिया AgNO3, ठीक है। और ये कैसा है, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। AgNO3 कलरलेस सॉल्यूशन होता है और हमने इसमें एक कॉपर का टुकड़ा डाल दिया इस वाले सॉल्यूशन में। तो कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ऑल्दो और सारे जो मेटल्स हैं वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखेंगे 3rd चैप्टर में, वो आगे का टॉपिक है, उसकी टेंशन मत करना। बट अभी ये देखो, कॉपर ने सिल्वर को जो है हमारा उसे रिप्लेस कर दिया और ख़ुद उसकी जगह ले ली, उसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारा जो बना है कॉपर नाइट्रेट, ये जो हमारा कॉपर नाइट्रेट बना है ये हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इस चीज़ को भी याद रख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ कलर्स इंपॉर्टेंट हैं तो इन्हें मिस मत करना बिल्कुल भी। और ये हमारा सिल्वर मैटर अलग हो गया है, ठीक है। अब और देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। ये हमारे पास आयरन है और HCl है। हम लोगों ने आयरन को HCl के अंदर डाला, HCl जो एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर डाला। अब आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है हमारा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया और क्या बना लिया, फेरिक क्लोराइड बना लिया हमारे पास। या आयरन क्लोराइड बोल दो, आयरन क्लोराइड थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, फेरिक क्लोराइड ज़्यादा सही लगता है, या फेरस क्लोराइड, ठीक है। ये यहाँ पे फेरस क्लोराइड होगा, फेरिक नहीं होगा, क्योंकि Fe+2 की फॉर्म में है। जब भी आयरन, कहाँ यहाँ पे बताता हूँ, जब भी हमारा आयरन Fe+2 बनाएगा तब हम उसे बोलेंगे फेरस। और Fe, इस चीज़ को भी याद रख लेना, इसमें कन्फ्यूज़न हम लोगों को आ जाती है। जब Fe हम लोग +3 बनाते हैं तब ये क्या बनाता है, फेरिक, तब हम इसे फेरिक बोलते हैं। और ये Fe+2 बनाता है तब ये फेरस बोलते हैं। तो ये फेरस क्लोराइड है हमारे सामने, ये जो फेरस क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बना है। इसका कलर बुक में दिया नहीं गया था तो इसकी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, ठीक है। और ये NCERT में तो गिवन ही नहीं थी रिएक्शन, एक दूसरी बुक हेल्प बुक थी, मैंने उसमें से चेक करी थी तो मैं ले आया इसे, ठीक है। तो ये हमारा आयरन है, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, इसीलिए उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और हाइड्रोजन की जगह खुद जुड़ गया, ठीक है। और ये हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो गई,
बस इतना ही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में तुम्हें सिर्फ मैकेनिज्म समझ लेना है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे मैग्नीशियम, दो ही तीन मेटल है, मैग्नीशियम है, सिल्वर है और कॉपर है, इन्हीं की रिएक्शंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। ये देखो मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है, पहले हम लोगों ने आयरन की रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अब मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। होगा भाई, रिजल्ट सेम ही रहेगा। क्या था कि हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो इसने फिर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई। ठीक है, बस इतना ही हो रहा है। मैकेनिज्म समझ जाओ, अगर तुम्हारा मतलब एग्जामिनर हो गया या स्कूल में टीचर में कोई भी हो गया, अगर तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आएगा तो तुम रिएक्शंस बना लोगे, उसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। अब देखो सोडियम है, सोडियम भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। वैसे तो ये रिएक्शन हम लोग कई बार, शायद 2 या 3 बार पहले ही पढ़ चुके हैं। सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब अगर तुम इसे देखोगे तो सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसने हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ गया है, NaOH बना लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इधर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई है। ठीक है, अब ये देखो अगली रिएक्शन कौन सी है। क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन गैस थी और पोटेशियम आयोडाइड था, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, इसका एक्वस सोल्यूशन था। अब इसमें क्या सीन है ना कि ये जो हमारी मतलब क्लोरीन है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन जो है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने क्या किया है, आयोडीन को रिप्लेस कर दिया है और हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड बना लिया है। और आयोडीन गैस जो है, आयोडीन का जो मतलब सॉलिड जो है हमारा, आयोडीन सॉलिड होता है, उसका जो सॉलिड पार्ट है वो वहीं पे बच गया है। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बस ऐसा ही है, तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। क्लोरीन जो गैस है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने उसे रिप्लेस कर दिया। इस पर बॉक्स बना देता हूँ अलग से। तो यही सारी रिएक्शंस थी, ये एग्जांपल्स हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। अभी आगे और देखते हैं। चलो इसी को देख लेते हैं पहले। ये हमारे पास है FeO2 FeO3। इसमें मुझे ये बता दो आयरन फेरिक है या फेरस है, चलो ये बताओ। वीडियो को पॉज करो और पहले मुझे ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसमें से मुझे ये बताओ आयरन +2 बना रहा है या +3 बना रहा है, कौन सी मतलब स्टेट में है, या इसके वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, ये बताओ। मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस वाले चैप्टर में। चलो इन्हें देखते हैं कैसे होगा। मुझे नहीं पता, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी तरह सोचता हूँ स्टूडेंट की तरह कि भैया मुझे नहीं पता यहाँ पे आयरन कितना बना रहा है, मुझे नहीं पता आयरन की कितनी वैलेंसी है, पर मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 नेगेटिव बनाती है। ऑक्सीजन हमेशा 2 नेगेटिव बनाती है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बना रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम लगे हुए हैं, 3 एटम लगे हुए हैं। यानी कि एक्चुअली में जो टोटल चार्ज इसके ऊपर बन रहा है वो कितना बन रहा है, -6 बन रहा है। और यहाँ पे देखो आयरन के 2 एटम लगे हुए हैं, आयरन के 2 एटम लगे हुए हैं। अब आयरन के 2 एटम्स में हमें मतलब कि +6 बनाना है, तभी तो जाके ये पूरा न्यूट्रल होगा जाके। आयंस के टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इसीलिए पूछ रहा हूँ रिवीजन करने के लिए कि कुछ याद है या सब भूल गए। तो इसमें अपन लोगों ने -6 चार्ज बना लिया। अब हमें आयनिक कंपाउंड ऑल्दो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लेकिन वो ओवरऑल जो मैंने बताया था पहले भी कि ओवरऑल जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। अब इसे न्यूट्रल करने के लिए हमें +6 चार्ज चाहिए। तो आयरन का +6 चार्ज जब हम 2 एटम लेंगे आयरन के, कब होगा, जब इसके पास ऊपर -3 चार्ज होगा। तो मतलब यहाँ पे आयरन जो है वो -3 की स्टेट में है। बात समझ में आई। आयरन हमेशा दो मतलब कि 2 तरीके के आयंस बनाता है, +2 भी बनाता है, -2 भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना रहा है वो -3 बना रहा है, -3 के मतलब स्टेट में है, और इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं फेरिक ऑक्साइड, नॉट फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अगर जिस दिन तुम ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलने लगेंगी ना कि अच्छा ठीक है आयरन यहाँ पे +2 की फॉर्म में है, ऑक्सीजन -3 की फॉर्म में, इस तरह से जुड़े होंगे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हें केमिस्ट्री इतनी इजी लगने लगेगी ना कि तुम्हें कोई भी केमिकल इक्वेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टीचर चाहे तुम्हें आउट ऑफ द सिलेबस से भी कोई इक्वेशन ला के दे देगा ना, तुम उसे भी बना दोगे, खुद बना दोगे। तुम्हें मतलब ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, इससे भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या इस चैप्टर की है, 1st, 2nd, 3rd, 4th किस चैप्टर की है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब में सेम ही लग रहा है। बात समझ में आई। तो आयंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, वापस आते हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है। एल्यूमिनियम मेटल जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है। अब एल्यूमिनियम आयन जो होता है वो +3 बनाता है, +3 स्टेट बनाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम +3 की स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 की स्टेट में है यहाँ पे, और आयरन मेटल अलग हो गया है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस भी तुम्हें याद करनी है। अब जो ये जो रिएक्शन है, अभी चलो एक और रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड। ये देखो कॉपर ऑक्साइड है और मैग्नीशियम मेटल है। मैंने पहले ही बताया ज़्यादातर मेटल्स जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया और कॉपर मेटल अलग हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये देखो ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड हैं, और ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक्वस सॉल्यूशंस में तो हो ही जाती है, एक्वस और लिक्विड सॉल्यूशंस में, वो सॉलिड में भी हो जाती है। इन दोनों एग्जांपल्स को भी याद रखना है आप लोगों को कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो भी मतलब कि सॉलिड है, मैग्नीशियम मेटल तो सॉलिड होता ही है, फेरिक ऑक्साइड है वो भी सॉलिड है, एल्यूमिनियम मेटल भी सॉलिड है। इन दोनों लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो किया है। अब मैं इन रिएक्शंस को जो अपनी जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में, तो मैं पता है कैसे याद रखता था, मैं ऐसे याद रखता था पति पत्नी और वो। मैंने इस रिएक्शन को नाम दिया था पति पत्नी और वो। समझ गए, ये दोनों लोग पति पत्नी और वो। समझ गए बात को, इस चीज़ का मतलब समझ जाओ बात को, तुम इस कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हो कि ओके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है, पति पत्नी और वो। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि तुम एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे कुछ भी नहीं है, क्या बोल रहा है पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर अटेम्प्ट करना। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन अ पीस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सिंबल दिया Au इज प्लेस्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने एक सोने का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है। ठीक है, मतलब इतने अमीर नहीं हैं हम लोग, लेकिन बस इमेजिन कर लो कि हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में छोटा सा चलो ठीक है एक गोल्ड की रिंग डाल दी है, अंगूठी डाल दी है सोने की। ठीक है, अब बोल रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए बैलेंस इक्वेशन देनी है और एक और यहाँ पे नोट दिया गया है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और तुम इसे अटैम्प्ट करो, एक बार इसे अटैम्प्ट करो। ईजी है, बिल्कुल आराम से कर लोगे। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यार, उसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4, ये क्या है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन बोला है उसने। ठीक है, और प्लस हमें क्या करना है, गोल्ड का टुकड़ा डालना है। तो Au हमने, इस गोल्ड का सिंबल Au होता है। ठीक है, ये सॉलिड है, हम लोगों ने इसे डाल दिया और क्या हो जाएगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉरी AuSO4 बन जाएगा, गोल्ड सल्फेट बन जाएगा, प्लस कॉपर मेटल अलग हो जाएगा, ये सॉलिड है। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारे सामने आ गया कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यही अगर आप लोगों ने ये किया है कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये रिएक्शन गलत है। अब क्या सीन हुआ ना, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मेरे सर ने मतलब हमें भी ये चीज़ें पढ़ाई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह, और उन्होंने हाफ अर्ली एग्जाम में केमिस्ट्री का 2 क्वेश्चन ऐसे रख दिए। उन्होंने सेम बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन रखा, और उन्होंने क्या किया ना, इस क्वेश्चन को 4 मार्क के क्वेश्चन में रखा। इसमें 1-2 सवाल छोटे छोटे उन्होंने और पूछे थे, और एक सेम और ऐसा ही क्वेश्चन और था उन्होंने रखा। ठीक है, और हाफ अर्ली एग्जाम में मतलब मैं तो टॉपर था। अब टॉपर्स के अंदर ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि इतना इजी पेपर क्यों दिया सर ने, इतना बहुत इजी पेपर था। तो हम लोग तो करके बहुत खुश हो रहे थे, पेपर करके आए, आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स का पूरी केमिस्ट्री कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा सिस्टम है। हम लोग मतलब एकदम चिल थे बैठ के। फिर जब रिजल्ट आया पेपर का, सर ने कॉपियाँ चेक करी और फिर उन्होंने बोला पूरी क्लास में सबके मतलब 42 से ज़्यादा किसी के भी मार्क्स थे ही नहीं पूरे क्लास में, मतलब इंक्लूडिंग मी, मैंने भी गलत कर दिया, सारे बच्चों ने गलत कर दिया। किसी के भी 42 से, मेरे 42 मार्क्स थे और 2 स्टूडेंट्स और थे उनके और 42 मार्क्स थे, बाद बाकी और सब इससे नीचे थे। हम लोग भी इससे ऊपर नहीं पहुंच पाए। अब रीज़न इसका क्या है, ये चीज़ समझो। यहाँ पे एक लाइन दी गई है, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन गोल्ड। कॉपर जो है वो गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है।
बात समझ में आई। इसीलिए गोल्ड कॉपर को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। और इसका जो एक्चुअल सही आंसर होता वो ये था, जो इसका राइट आंसर होता CuSO4 एक्वस सोल्यूशन में गोल्ड डाल दोगे तो नो रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी भाई। गोल्ड की इतनी ताकत ही नहीं है ना कि वो कॉपर को वहाँ से हटा सके, उसके पास वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव ही नहीं है, तो नो रिएक्शन होगी, कुछ भी नहीं बनेगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई। तो मतलब जब टीचर हमें पढ़ा रहा था तब हम लोगों ने इस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ को बहुत नॉर्मली लिया रिएक्टिविटी को, लेकिन सर ने इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे और दोनों उन्होंने सेम इसी टाइप के दिए थे और किसी ने भी ये क्वेश्चन सही नहीं कर पाया। तो सर ने बोला था कि जब तुम लोगों के मार्क्स कटते हैं तब तुम लोग इस चीज़ को अच्छे से याद रखते हो। अब तुम लोग इस बात को हमेशा दिमाग में रखोगे कि हाँ रिएक्टिविटी को चेक कर लोगे। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे दिमाग में ये याद रखते हैं कि कॉपर सल्फेट AU, कॉपर की जगह पे सिल्वर लगा देंगे। ये रिएक्टिविटी से वो देखते ही नहीं है कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना है, रिएक्टिविटी को वो ध्यान ही नहीं देते। और सर ने इसी पॉइंट पर खेला और ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो वो इस पॉइंट को यूज़ कर सकता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखो कि जब ये वाला जो मेटल होगा या ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी रिएक्शन होगी। नहीं तो इस वाली रिएक्शन में तुमने गोल्ड का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया तो चाहे 1 साल हो जाए चाहे 10 साल हो जाए, वो गोल्ड का टुकड़ा वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आई। तो इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉपर इज मोर। इस लाइन को एग्जामिनर अगर देगा ना तो वो तुम्हें ये लाइन ज़रूर देगा क्वेश्चन में, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड, कोई भी मेटल है। अब रिएक्टिविटी तुम पूछोगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा, तो मोस्टली या तो वो तुम्हें ये लाइन दे ही देगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। और अगर नहीं भी देगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं लेनी। 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ है पूरी, तो वो हमारे सिलेबस में है, हमें उसे पढ़नी है, तो वो आगे पढ़ेंगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को याद रखना। एक और क्वेश्चन है उसे चेक करो फटाफट से, इसे भी एक बार फटाफट से करो, गलत नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन अ पीस ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। आयरन में हम लोगों ने मतलब फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन था ग्रीन कलर का, उसके अंदर एक कॉपर का टुकड़ा डाल दिया। एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन, हमारे पास FeSO4 था फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, हम लोगों ने इसमें कॉपर डाल दिया तो क्या हुआ भाई, कुछ नहीं होगा। क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, तो नो रिएक्शन होगा इसमें भी। और सर ने ऐसे ही 2 सेम क्वेश्चन पूछे थे यार, और मतलब मार्क्स कटे, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट हम लोगों को ज़िंदगी भर के लिए याद हो गया जिसके मार्क्स कटे उसमें। तो अगर तुम लोगों ने भी रॉन्ग, और मैं चाहूँगा कि तुम लोग जब इसके नोट्स बनाओ ना तो ये इन रिएक्शंस को लिखो, इस चीज़ को मेंशन करो अपनी कॉपी में, रिएक्टिविटी को थोड़ा इंपॉर्टेंट दो। ज़्यादातर स्टूडेंट मतलब चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, रट लेते हैं दिमाग में, साइंस को समझने की कोशिश नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि ओके फेरस, उन्हें ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी ऐसी रिएक्शन लिखी हो बस इसकी जगह पे हटा के इसे रख देना है और बस इसे अलग करके रख देना है, मतलब कि बाद में बैलेंसिंग देख लेंगे, इक्वेशन की बैलेंस हो जाएगी, बस हो गई सॉल्व। ज़रूरी नहीं है ना, जब तक ये वाला जो एलिमेंट है ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। इस चीज़ को याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे। अभी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस इतना ही था। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद अपन लोग इसे समझेंगे। तो डेफिनेशन है दोज रिएक्शंस in which two compounds reacts by an exchange of ions to form
2 new compounds. The reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds. क्या होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, उसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। इसका नाम ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। और मतलब कि इसकी डेफिनेशन तुम्हें हो सकता है समझ में ना आ रही हो, बट रटनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम में है, तो तुम्हें एग्जाम में मतलब वो डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो वो तुम रट लेना, वो अलग चीज़ है। लेकिन समझने के लिए ना ये ऐसा है कि दो आयंस होंगे, दो कंपाउंड हैं, जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो आयंस बनेंगे और उन दोनों के आयंस एक दूसरे के एक्सचेंज होंगे और इसमें मतलब कि दो न्यू कंपाउंड बनते हैं। इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो न्यू प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन लोग पहले। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन है, प्लस हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड का भी एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे अपने आयंस का, हमने जो टॉपिक पढ़ा था मैं उसका हैवीली यूज़ करूँगा, और भाई जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके हो सकता है सर के ऊपर से चीज़ें निकल जाएँ। हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, और आयनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं अगर हम उन्हें पानी में डाल देंगे, वाटर में डाल देते हैं, तो वो मतलब कि आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि नमक है, नमक हम लोग पानी में डाल के घोलते हैं तो पानी पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो पानी में घुल जाता है। पहली चीज़ तो यही है कि आयनिक कंपाउंड सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, वो घुल जाते हैं पानी में। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कि NaCl है, अगर हम इसे पानी में डाल के घोलेंगे तो जो Na और वो Cl अलग हो जाएगा, Na प्लस में चला जाएगा और Cl माइनस में चला जाएगा पानी में। इस तरह से आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास AgNO3 है, Ag प्लस में चला जाएगा और NO3 माइनस में चला जाएगा। ये पूरे कंपाउंड सजे मतलब पूरा एक कंपाउंड के फॉर्म में नहीं रहते, ये ब्रेक हो जाते हैं, इनके आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। Na प्लस में Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस, इस तरह से ये लोग ब्रेक हो जाएंगे और सब अलग अलग ऐसे ही पानी में होंगे, वाटर के अंदर होंगे। अब सीन क्या होगा कि जो अपना ये है सोडियम, इसकी नज़र पड़ेगी NO3 पे। सोडियम की जो नज़र है वो NO3 माइनस पे पड़ेगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब वो तो तुम लोगों को पता ही है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है NO3 निगेटिव को देखेगा, और इन दोनों का मतलब समझ ही रहे हो एकदम। तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना, बस वही गाना बजने लगेगा बैकग्राउंड में एकदम, और मस्त एकदम हवाएं वगैरह चलने लगेंगी। इन दोनों को एक दूसरे से मतलब इन दोनों की सेटिंग हो जाएगी। और उधर हमारे पास ये Ag, इधर Ag की नज़र पड़ेगी, मतलब सिल्वर की नज़र पड़ेगी क्लोरीन पे। इन दोनों का भी सिस्टम सेट हो जाएगा। तो अपने पास क्या मिलकर बनेगा? तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को छोड़ दो, इन दोनों चीज़ों से क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास बनेगा AgCl, यहाँ पे बनेगा AgCl, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास NaNO3, AgCl Na3 मतलब सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ें बन जाएंगी हमारे पास। हम लोगों ने नहीं देखा, हमें रटने की ज़रूरत नहीं। कई लोग ये सोचते हैं कि इसे को हटा के इससे जोड़ देंगे, इसको हटा के इससे जोड़ देंगे, वो नहीं करना है। तुम्हें आयंस को देखना है। आयनिक कंपाउंड जब भी वाटर में जाएंगे तो वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, वो पूरी फुल फॉर्म में नहीं रहते, ब्रेक हो जाने के बाद आयंस की फॉर्म में रहते हैं, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब तुम कहोगे भैया Cl भी वहीं पे होगा, तो NaCl के साथ क्यों नहीं जोड़ा? भाई NaCl से टूट कर ही तो जोड़ा, और ये सब हो क्यों रहा है मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, स्टेबल होने के लिए। जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ कम स्टेबल था, लेकिन अब जो सिल्वर है Ag, इसके साथ क्लोरीन ज़्यादा स्टेबल होगा, सोडियम NO3 के साथ ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए इन लोगों ने ऐसे कंपाउंड बनाए हैं। अब वैसे मैं इस चीज़ को बोलता हूँ तेरी वाली मेरी, मेरी वाली तेरी। आई नो ये थोड़ा गलत है, बट ठीक है, तुम लोग समझ जाओ, समझने के लिए तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, AgNO3 था, NaCl था, यहाँ पे क्या हुआ, AgCl बन गया, NaNO3 बन गया। ठीक है, बस यही होने वाला है सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, हम लोग आयंस के थ्रू इन्हें पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो गई, और ये सब एक्वस सोल्यूशन बन रहे हैं। सॉरी, AgCl जो है हमारे पास ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। AgCl जो होता है वो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और NaNO3 जो होता है वो अपना एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रख लेना। AgCl जो होता है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है,
अब देखते हैं हमारे पास इसमें भी एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी, और मुझे नहीं समझ में आया एनसीईआरटी वालों ने उसे एक्टिविटी में डाला ही क्यों, क्योंकि उसमें एक्टिविटी जैसा कुछ भी है नहीं। फिर भी अब क्योंकि डाल दिया तो हम लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे दो कंपाउंड्स लिए। पहला है सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इधर है हमारे पास ये बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसमें क्या है हमारे पास, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, ये रहा सोडियम सल्फेट, और इसमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास है बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। क्या करना है, ऊपर से ये एक्वस फॉर्म में है, पानी में मिले हुए हैं, ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी देख ही रहे होगे टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड जैसा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है दोनों के अंदर, ठीक है। अब होगा क्या, हमें इस टेस्ट ट्यूब को उठा के इस वाली बीकर में डालना है बस, और कुछ नहीं करना है, और ऑब्जर्व करना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। इस वाली टेस्ट ट्यूब को उठा के इस वाले बीकर में डालना है और ऑब्जर्व करना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम लोगों ने ये वाले टेस्ट ट्यूब को उठा के इसके अंदर डाला, ये देखो क्या होने लगा, ये एक वाइट कलर का कुछ होने लगा, ये हमारे पास ये कुछ वाइट कलर का बनने लगा। ये क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास बना है बेरियम सल्फेट BaSO4। ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये बेरियम सल्फेट बना, और ये जो इधर ट्रांसपेरेंट वाटर टाइप का है, ये हमारे पास NaCl है, ये हमारे पास NaCl है, ये एक्वस पानी में घुला हुआ है एक्वस में। अब BaSO4 जो होता है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और लेकिन वो सॉल्यूबल नहीं होते, वो इस पूरे में घुलेगा नहीं, वो नीचे बॉटम पे अलग बैठ जाएगा, नीचे जाके बॉटम पे इकट्ठा हो जाएगा अलग से, ठीक है। तो ये होगा वाइट PPT, ठीक है। BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl, ये इधर से तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था इस एक्टिविटी में, और लिटरली कुछ भी नहीं था। इस वाले बीकर को उठा के तुम्हें इसमें डालना है। एनसीईआरटी वालों ने बोला कि 2 बीकर लो या 2 टेस्ट ट्यूब लो, जो भी लेना है तुम्हें ले लो, और उसमें तुम सोडियम सल्फेट ले लो और बेरियम क्लोराइड ले लो, और उसके बाद बेरियम क्लोराइड को इसमें मिक्स कर दो और ऑब्जर्व करो कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो जैसे ही हम लोग इसे मिक्स करेंगे तो हमें एक इस तरह का दिखेगा, इसमें बनेगा बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि वाइट कलर का PPT होगा, और सोडियम क्लोराइड NaCl का एक्वा सोल्यूशन होगा। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, वैसे समझ में तो आ ही गया है, बट अब रिएक्शन भी देख ही लेते हैं। ये देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था। मैं चाहता हूँ कि तुम ना इसे आयंस से करो। हमारे पास मैंने जो भी आयंस के बारे में बताया था उससे करते हैं इसे। BaSO4 ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। ये किस फॉर्म में होंगे वाटर के अंदर, ये पानी में मिले होंगे, तो ये होंगे हमारे पास आयंस के फॉर्म में। क्या होगा, सोडियम Na+ होगा, SO4 -2 होगा। ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने तुम्हें पूरी लिस्ट दी थी। अगर वो लिस्ट में याद है तो तुम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो उनसे निकाल कर, और तुम्हें अच्छे से पता होगा कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तुम्हें उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बेरियम +2 बनाता है और Cl- बनाता है। तो ये सारे ये चारों के चारों आयंस इकट्ठे पड़े होंगे इसी एक सोल्यूशन के अंदर, और जैसे ही हम लोगों ने इसे मिक्स किया इसमें, तो सोडियम क्या क्लोरीन से सिस्टम बना और बेरियम का सल्फेट से सिस्टम बना। इन दोनों ने आपस में सेटिंगबाजी कर ली, तेरी वाली मेरी वाली तेरी, दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। और फिर क्या बना हमारे सामने, ये देखो बेरियम सल्फेट बना जो कि वाइट कलर का PPT था, और सोडियम क्लोराइड बना। अब इनके ऊपर +2 चार्ज था। देखो यहाँ से तुम बैलेंसिंग को भी, मतलब जो रिएक्शन बैलेंसिंग है उसे भी देख सकते हो। इन दोनों के ऊपर था, दोनों के इसके ऊपर -2 इसके ऊपर +2, ये दोनों स्टेबल हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो अगर तुम नोटिस करोगे तो जब ये ब्रेक होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट का, ये 1 मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट का ब्रेक होगा, तो क्या मिलेगा हमें, एक आयन मिलेगा सल्फेट आयन मिलेगा और 2 आयन मिलेंगे सोडियम के। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए देख लो, इसके ऊपर -2 है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, और इस पूरे कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए हमें 2 सोडियम के, मतलब 2 सोडियम आयन लगेंगे, तब ये पूरा मतलब कि जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल बन पाएगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें आयंस के टॉपिक में पढ़ाई थी, हो सकता है तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही हो, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें पहले पढ़ के आना चाहिए था। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ हर एक चीज़ को समझा के, और टीचरों जैसे नहीं कि चलो ठीक है ये क्वेश्चन रखी रट के निकल जाओ। ये इक्वेशंस तो बुक में भी रखी हैं, बुक से तो मैं निकाल के ही लाया हूँ। अगर ऐसे ही पढ़ना होता तो स्टूडेंट्स को टीचर की क्या नीड होती, सब बच्चे खुद बुक से ही पढ़ लेते। तो भाई समझ गए बात को। और सेम हैपन विद क्लोरीन, जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा बेरियम क्लोराइड का, तो उसमें से एक बेरियम आयन निकलेगा और 2 क्लोरीन आयन निकलेंगे, 2 क्लोरीन आयन। रुको मैं ऐसे लिख देता हूँ इधर, यहाँ पे 2 क्लोरीन आयन निकलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे और ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।
अब देखते हैं इधर, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम वीडियो को पॉज करो और इनके आयंस को निकालो और खुद से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो कि क्या बन सकता है। एक बार ट्राई करो। देखो जब तक तुम खुद से करोगे नहीं तब तक तुम्हें चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी। तुम्हें चीज़ें समझ में भले आ जाए कि हाँ मुझे आ गया है, लेकिन जब तक तुम खुद से अपने पेन से सॉल्व नहीं करोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बेरियम का अभी मैंने तुम्हें बताया, बेरियम +2 बनाता है। एक बेरियम का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा आयंस में तो 2 क्लोरीन आयन मिलेंगे, 2Cl2। 2 क्लोरीन आयन क्यों मिलेंगे ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है और इस पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाने के लिए हमें 2 क्लोरीन लगेंगी। तो तभी तो यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन लगी हुई हैं, BaCl2, ठीक है, तब ये जाके पूरा न्यूट्रल हुआ है कंपाउंड। अब अगर इसकी बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट की, तो यहाँ पे Cu जो है वो +2 फॉर्म में है और SO4 जो है वो SO4 तो -2 ही बनाता है, SO4 -2 में है। अब ये चारों आयंस ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बैरियम सल्फेट, बैरियम जो होगा वो सल्फेट से देखेगा और ये जो है ये इससे मिलेगा जाके। बात समझ में आई। बैरियम किससे अटैच होगा जाके, तुम आयंस निकाल लो, अटैच होने की टेंशन, अटैच हमेशा अपोजिट, मतलब अपोजिट चार्ज, मैं जेंडर क्यों बोल रहा हूँ यार सॉरी, मतलब अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये +2 था, ये -2 था। अब यहाँ पे -Cl भी है, लेकिन पहले से ही ये Cl के ही साथ कनेक्ट था, तो भाई Cl से तो ब्रेक होके अभी आया ही है, तो Cl से तो दोबारा अटैच होगा नहीं। तो ये क्या करता है, ये SO4- वाले इससे अटैच होगा जाके, ठीक है, BaSO4 बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है और इसके ऊपर -1 चार्ज है। तो यहाँ से ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे और हमारे सामने क्या रिएक्शन, मतलब क्या सिस्टम आएगा, BaSO4 बनेगा, CuCl2 बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे बैरियम सल्फेट बनेगा। और बैरियम सल्फेट किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, PPT होता है, याद रख लेना। अगर तुम्हें ये आयंस ब्रेक करना आ गया, इन सबको एक दूसरे से कैसे हम लोग अपोजिट चार्जेस को देख के अटैच करते हैं, इनकी न्यूट्रल इन्हें कैसे बैलेंस करते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें मेरे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में जितनी रिएक्शंस हैं तुम्हें सारी समझ में आएंगी, सारी की सारी। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगी तो तुम बस रटते ही रहो बैठ के कि Va को उठा के SO4 से जोड़ देंगे, Cu को उठा के Cl से जोड़ देंगे, ऐसे बना देंगे, वैसे कर देंगे, यही करते रहो, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, रटने में, साइंस को रटना अलग है और साइंस को समझ कर पढ़ना अलग है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरह से पढ़ना चाहते हो। इस वाली रिएक्शन को करो, सिंपल है यार। एक तो तुम्हारा जो सिलेबस है ना क्लास 10th बोर्ड का, वो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, उसमें एकदम तुम ये सोचो कि कोई ऐसा कंपाउंड आएगा जिसके बारे में हमें कभी पढ़ा ही ना हो, ऐसा बहुत रेयर चांस है आएगा। नहीं तो हमेशा ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जिन्हें तुम पहले पढ़ चुके हो, जिनके आयंस तुम्हें निकालने आते हैं। कॉपर मैंने अभी तुम्हें बताया, Cu+2 बनाता है, SO4 -2 बनाता है, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल से हमें ये 2 आयन मिले। अब H2S देख लो, मान लो कि ये सल्फाइड आयन है, सल्फेट, ये सल्फाइड आयन है, जो S बना हुआ है ये सल्फाइड आयन। अब मान लो मैं तुम्हारी तरह सोचता हूँ कि मुझे नहीं पता ये सल्फाइड आयन के ऊपर कितना चार्ज है, भाई मुझे नहीं पता, मेरे सामने एक नया कंपाउंड आ गया, मुझे नहीं पता सल्फाइड आयन कितना आयन बनाता है, पर मुझे हाइड्रोजन पता है, हाइड्रोजन +1 बनाता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, मतलब कि 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस हैं। 2 हाइड्रोजन आयंस का मतलब कितना हो जाएगा, एक के ऊपर +1 है, 2 के ऊपर +2 हो जाएगा। तो मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए हमें -2 चार्ज चाहिए होगा। जब 2 -2 का आ जाएगा तो ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो हमारा ये सल्फाइड आयन है इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। मुझे, तुम्हें नहीं पता था, तुमने लेकिन हाइड्रोजन का पता था, तुमने हाइड्रोजन से निकाल लिया कैलकुलेट करके, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो इनके अपोजिट चार्जेस को, ये वाला इससे कनेक्ट होगा और ये SO4 वाला इससे कनेक्ट होगा, एक्सचेंज कर लेंगे, तेरी वाली मेरी, मेरी वाली तेरी, बात समझ में आई। इस तरह से एक्सचेंज होने के बाद ये क्या बनाएगा, CuS, ये CuS बना लेगा, कॉपर सल्फाइड बोलते हैं इसे, ठीक है। ये कॉपर सल्फाइड है, ये इसका कलर इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का PPT बनाएगा, ठीक है। और इधर ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, जल्दबाजी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा H2SO4, इधर साइड बना लेगा एक्वस में, ठीक है। तो ये रिएक्शंस मुद्दा रिएक्शंस याद करना नहीं कि रिएक्शंस रट लेंगे, हाँ रिएक्शंस नोट्स में लिखी हुई है रट लेंगे। मुद्दा ये है तुम्हें ये वाला मैकेनिक्स अगर समझ में आ गया कि हाँ आयंस को निकाल लेंगे, फिर आयंस को अटैच भी कर लेंगे और फिर उनकी बैलेंस भी बैलेंस करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्योंकि SO4 जो है उसके ऊपर -2 चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल होने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो तभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, H2SO4, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को।
खुद से करो, देखो खुद से करो, खुद से करते चले जाओ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, वही बार बार घूम के आ रहा है। देखो पहली चीज़ तो एल्यूमिनियम जो है वो +3 बनाता है, मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी मान लो कि तुम्हें नहीं पता कि एल्यूमिनियम कितना बनाता है, पर क्लोरीन का तो पता है, क्लोरीन -1 बनाता है। और यहाँ पे कितनी क्लोरीन लगी हुई हैं? 3 क्लोरीन लगी हैं। तो हमने पहले क्लोरीन को देखा, हमारे पास 3 क्लोरीन थी, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो 3 क्लोरीन के ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा। अब ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो हमें इसे न्यूट्रल बनाने के लिए कहीं से +3 चार्ज चाहिए। तो इसका एक ही सीधा मतलब है कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो +3 चार्ज होगा, तब जाके ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा जाके। अब देखो अमोनियम आयन है और OH आयन है, सेम अमोनियम आयन +1 बनाता है और OH आयन -1 बनाता है। अब फिर भी अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें ये तो पता है कि OH आयन -1 बनाता है। हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो पहली चीज़ तो मैंने तुम्हें पूरी लिस्ट ही दी थी, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें याद ना हो तब क्या करोगे। तो OH आयन जो है वो -1 बनाता है और हमें से बैलेंस मतलब कि न्यूट्रल करने के लिए +1 चाहिए, तो NH4 जो है वो +1 बनाता है। ठीक है, अब देख लो अपोजिट से कनेक्ट कर देते हैं, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये दो कंपाउंड हमारे सामने मिलकर आएंगे। अब क्या बनेंगे? देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम बना रहा था +3, OH बना रहा था -1। पूरे कंपाउंड को न्यूट्रल होने के लिए हमें 3 हाइड्रोक्साइड आयन लगेंगे, तो हमने 3 हाइड्रोक्साइड आयन लिए हैं, तभी तो इसका फार्मूला बना है एल्यूमिनियम मतलब AlOH का होल ट्वाइस। ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, सॉरी ट्वाइस नहीं, होल थ्राइस, 3 बार हम लोगों ने लिया ऐसे। ठीक है, और इसके 3 पूरे के पूरे मॉलिक्यूल ही बन गए हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल बन के आए हैं, ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है। तो इस तरह की चीज़ें देख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया, टीचर चाहे तुम्हें कोई भी रिएक्शन दे दे, तुम कर ले जाओगे उसे। और देखते हैं, करो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फटाफट खुद से सॉल्व करो यार, अब तो तुम्हें समझ में आ गई होगी चीज़। और दूसरी चीज़, ये रिएक्शन तो, ये वाली जो रिएक्शन है ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ये रिएक्शन ऐसी नहीं जो हम लोगों ने पढ़ी ना हो। लेड कितना बनाता है? मुझे नहीं पता लेड कितना बनाता है भाई, मुझे नहीं पता लेड कितना बनाता है, पर मुझे एक चीज़ पता है, NO3 -1 बनाता है। हमारे पास जो NO3 आयन होता है वो -1 बनाता है, और यहाँ पे NO3 के 2 मतलब लगे हुए हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, NO3 -1 बना रहा है, और लेड मुझे नहीं पता Pb कितना बनाता है। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, Pb। अब इस पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास -2 चार्ज है, तो इसे हमें करने के लिए +2 चार्ज लगेगा। बात ख़त्म हो गई। मुझे पता है, मुझे नहीं पता आयोडीन कितना बनाता है, पर मुझे पोटेशियम पता है -1 बनाता है, सॉरी +1 बनाता है पोटेशियम। मुझे इतना पता है कि पोटेशियम +1 बनाता है। ठीक है, अब इस पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए मुझे -1 चार्ज चाहिए, तो आयोडीन -1 बनाएगा। बात समझ में आ गई? इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, और इससे हमारे सामने क्या रिएक्टेंट आएंगे? लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। और ये हमारी एक्टिविटी 1.2 है NCERT की, जिसमें हम लोगों ने येलो प्रेसिपिटेट बनाया था, अगर तुम लोगों को याद हो। जो हमारा लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स किया था, और यहाँ पे जो लेड आयोडाइड बना था येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था, और पोटेशियम नाइट्रेट हमारा एक्वा सोल्यूशन बना था। ठीक है, मैं हर बार बोल रहा हूँ, तो मैं हो सकता है इरिटेट लगने लगे कि इट्स नॉट अबाउट रिएक्शन, इट्स अबाउट मैकेनिज्म। इसे सॉल्व करो, ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो मतलब बिल्कुल, मतलब मैंने इतनी कठिन करा दी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये कर लो यार, खुद से कर लो प्लीज़, एक बार पॉज करके इसे कर दो खुद से। आई होप कर ली होगी यार, बहुत सिंपल है। Na+ बनाता है, OH- बनाता है, H+ बनाता है, Cl- बनाता है। इसमें तो बैलेंसिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डायरेक्ट सिर्फ ऐड करना है। इसे इससे कर दो, इसे इससे कर दो। जब इससे ऐड करोगे तो ये H2O बन जाएगा, ये NaCl बन जाएगा। सिंपली दिख भी रहा है, देखो NaCl बना, एक्वस, H2O वाटर लिक्विड बना। बस इतना करना था, और कुछ करना ही नहीं था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। ये सारी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं, ये देखो, ये वाला इसके पास जा रहा है, ये वाला इसमें आ रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप तुम लोगों को मैकेनिज्म समझ में आया होगा। रटने की मतलब मैकेनिज्म समझ लेना। और आज का मतलब कि आज का जो लेक्चर है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, सब सिंपल चीज़ है। दूसरी चीज़, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसमें तुम्हें रिएक्टिविटी को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाद बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। अब एक सिर्फ लास्ट चीज़ बची हुई है, उसे देख लेते हैं। लास्ट चीज़ क्या, एक डेफिनेशन बची हुई है छोटी सी, उसे देखते हैं। NCERT में थी इसलिए, नहीं तो कोई ऐसी खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोज रिएक्शंस
अब एनसीईआरटी में जो चीज़ है तो वो ऑटोमेटिक इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है। Those reactions in which precipitate is formed known as precipitation. Precipitation reactions. बस इतना बताना है। अब उन्होंने एक और डेफिनेशन बढ़ा दी फालतू में रटने के लिए कि अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। और अगर एग्जांपल बोल दिया तो मोस्टली जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस हैं अभी तक हमने जितनी पढ़ी देखोगे तो इन सब में से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो ही रहा है, या तो वाइट कलर का हो रहा है, या ब्लैक कलर का हो रहा है, या येलो कलर का हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से जो भी रिएक्शन याद हो तुम लिख देना, आंसर में वही हो जाएगी। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली है। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है, टॉपिक तो 2 बचे हैं बट लेक्चर एक ही लगेगा इस पूरे मतलब कि टॉपिक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली रिएक्शंस को पढ़ेंगे, और रेंसिडिटी और कोरोजन, ये 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। ये दोनों भी कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।